सर्दी का मौसम था। कालू कौवा मजे ले लेके स्ट्रॉबेरी खा रहा था। वो कुछ स्ट्रॉबेरी खाता था और कुछ ज़ाया करके फेंक देता था। उसे इस तरह से स्ट्रॉबेरी को ज़ाया करते देख के एक चूहा वहाँ आता है। अरे कौवे मियाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? जितनी स्ट्रॉबेरी तुम्हें चाहिए उतनी ही खाओ ना, इस तरह से ज़ाया क्यों कर रहे हो? मेरा खाने का तो यही स्टाइल है और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये पेड़ तुमने लगाया हो। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम जैसे पक्षियों से बात करने से तो अच्छा है कि बात की ही ना जाए। ऐसा कहते हुए वो चूहा वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा फिर से स्ट्रॉबेरी ज़ाया करने लगता है। अरे वाह 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 कालू, क्या नसीब है तेरे, कभी यहाँ से खा और कभी उड़ के वहाँ से खा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उड़ के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर उड़ने के बाद उसको एक मोटा ताजा सेब नजर आता है। अरे वाह 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 वाह, ताजा और मीठा सेब, ये खाने का तो मेरा कब से मन कर रहा था। ये बोलते हुए कालू कौवा बिना देरी किए सेब को खाने लगता है। सेब खाते खाते वो सेब को आधा कर देता है। वहीं पर कहीं से चींटियां आ जाती हैं। अरे कौवे भैया, ये क्या किया आपने? हमारा सेब खा लिया। ये तो हम तोड़ के इतनी मुश्किल से लाए थे। ये तुम क्या कह रही हो चींटियां? ये तो मुझे यहाँ नीचे पड़ा हुआ मिला था, तुम्हारा कैसे हुआ? हमें ये सेब के पेड़ के नीचे से मिला था और हम इसे उठा के अपने बिल तक लेके जा रहे थे, लेकिन ये बहुत भारी था, हमसे नहीं उठाया गया। हम अपने साथियों को बुलाने गए थे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर चींटियां तुम ऐसा करो, इस आधे को ले लो, मैंने तो सिर्फ आधा ही खाया है। हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं। इस आधे को अगर हम ले भी गए तो भी ये सड़ जाएगा क्योंकि ये कट चुका है। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर ऐसा करो प्यारी चींटियों, मुझे तुम लोग सेब के पेड़ के पास ले चलो, मैं 2 सेब तोड़ के तुम्हें तुम्हारे बिल तक पहुंचा के दूंगा। चींटियां खुश हो जाती हैं और कालू कौवे को सेब के पेड़ के पास ले जाती हैं। चींटियों की स्पीड पे उड़ते उड़ते आखिर कालू सेब के पेड़ के पास पहुंच जाता है और वहां से 2 सेब तोड़ के नीचे फेंकता है। अरे वाह कालू भैया, आप तो बहुत ताकतवर हैं। आप अब हमें ये दोनों सेब हमारे बिल तक पहुंचा दीजिए। अरे चींटियां, ये तो बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। चलो अब ऐसा करो, मुझे तुम लोग अपने बिल का रास्ता दिखाओ, मैं सेब उठाता हूँ और तुम मेरे साथ साथ चलो। बस फिर वैसा ही करते हैं। कालू कौवा अपनी चोंच में पूरे सेब को उठाता है और वो चींटियों के बिल तक उस सेब को ले जाता है। चींटियां भी साथ के साथ चली जाती हैं। बहुत धन्यवाद कौवे भैया, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। हम तो कहते हैं आपको भी अपने लिए सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना चाहिए। आपके लिए तो भोजन ढूंढना और खोजना मुश्किल भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो उड़ सकता हूँ और मैं दूर दूर तक उड़ के अपना भोजन खा सकता हूँ, मेरी फिक्र तुम मत करो। चलो अब तुम लोग यहीं रुको और मैं जाके दूसरा सेब लेके आता हूँ। ये कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो सेबों के पेड़ के पास जाता है और वहां से अपना तोड़ा हुआ दूसरा सेब उठाता है। दूसरा सेब उठाने के बाद वो दोबारा से चींटियों के बिल के पास आ जाता है। ये लो प्यारी चींटियां, तुम्हारे दोनों सेब मैं ले आया, मैंने अपना वादा पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और आपकी इस ताकत को भी। कभी भी अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आइएगा। हम छोटे जरूर हैं लेकिन दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। प्यारी चींटियां, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा खुशी खुशी वहां से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। अब बहुत सर्दी आ चुकी थी, पूरा जंगल बर्फ से ढक चुका था। कालू पूरा दिन से भोजन की खोज में था लेकिन उसे भोजन कहीं से नहीं मिलता। अरे मैं क्या खाऊं, मेरी तो तबीयत खराब होने लगी है, मैं क्या खाऊं और मैं कहाँ जाऊं? हर तरफ तो बर्फ ही बर्फ है, ना कोई फ्रूट नजर आता है और ना ही सूखा दाना। कालू कौवा फिर से उड़ता है। वो उड़ना तो आगे जाता था लेकिन उसके पर सर्दी के कारण जम जाते हैं और वो लड़खड़ा के दूर जा गिरता है। वो सीधा चींटियों के बिल के आगे आके गिर जाता है। चींटियां उसे पहचान लेती हैं और उठा के अपने बिल के अंदर ले जाती हैं। अरे चींटियों, ये तो वही कौवा है जिसने तुम लोगों की मदद की थी। लगता है ये भूखा भी है और इसको ठंड भी लग गई है। तुम ऐसा करो, आग जलाओ, मैं अंदर से इसके खाने का बंदोबस्त करती हूँ। ये कह के रानी चींटी अंदर अपने भोजन के जखीरे में जाती है। ऐसा करती हूँ, अमरूद ले जाती हूँ। अमरूद के साथ अमरूद की पत्ती भी है, इससे कालू भैया को बहुत सुकून मिलेगा। फिर रानी वहाँ से अमरूद उठा लेती है। लीजिए कौवा भैया, ये खा लीजिए, ये खाने से आप तुरंत ठीक हो जाएंगे।
इसकी पत्ती से आपको गर्मी मिलेगी। अमरूद और उसकी पत्ती खाने के बाद कालू कौवा ठीक हो जाता है। चिंटी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वरना आज तो मुझे लगा था शायद कि मेरा आज आखिरी दिन ही है। कालू भैया, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि इतनी सर्दी में भोजन मिलना मुश्किल होता है, आप भी अपना भोजन जमा किया कीजिए। हाँ चिंटियों, तुमने ठीक कहा था, अगली सर्दियों में मैं भी अपना भोजन जमा करूंगा और फिर तुम लोगों के साथ मिलके ही सर्दियां गुजारूंगा। चींटियां खुश हो जाती हैं और फिर सारे आग के पास बैठ के बातें करती। अरे ओ बुलबुल की बच्ची, जरा अपने शरारती बेटे को लेके घर से बाहर तो आ। क्या हो गया है गोरी, क्या कान के पर्दे फाड़ोगी? मेरे घर के पास बैठ के इतना शोर क्यों डाल रही हो? तेरे इस शैतान बेटे ने आज मेरे बेटे को जग्गू को बहुत मारा है, बर्फ के गोले बना बना के उसके सिर में मारे हैं। अरे ओ शैतान, अगर आइंदा के बाद मेरे बेटे को तूने मारा तो यहीं बर्फ में ही गाड़ दूंगी तुझे। हे देखो तो ये मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी। आओ दोस्तों देखो, खुद तो झूठी है ही, बेटे को भी झूठा बना रही है। तू मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी तो मैं यहाँ बैठ के क्या तमाशा देखती रहूंगी? तेरे बेटे ने झगड़ा शुरू किया था, जैसी तू है वैसा ही तेरा बेटा है। गोरी और बुलबुल का झगड़ा देख के बाकी के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों रे जग्गू, क्या ये सच कह रही है बुलबुल? क्या झगड़ा तूने शुरू किया था? नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो आराम से बैठा हुआ था, इसी पुन्नू ने ही आके मेरे साथ झगड़ा शुरू किया था। सुन लिया बुलबुल की बच्ची और पुन्नू, तूने सुन लिया, मेरे बेटे ने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया था, तूने ही झगड़ा शुरू किया है। नहीं आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैं तो आराम से बैठ के खेल रहा था और इसने आके मेरे सिर में बड़े बड़े बर्फ के गोले डालना शुरू कर दिए। आप मेरे सिर पे देख लें, इतना मोटे मोटे से गोले बन चुके हैं। इसने ही मुझे मारना शुरू किया और फिर जवाब में मैंने भी इसको मारा। अरे अरे शांत हो जाओ गोरी और बुलबुल, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये झगड़ा मैं अपनी आंखों से खिड़की में बैठ के देख रही थी। इससे पहले कि मैं घर से बाहर आती ये दोनों अपने अपने घर चले गए। पुन्नू ठीक कह रहा है, जग्गू ने ही झगड़ा शुरू किया था, उसने बड़े बड़े गोले बना के पुन्नू के सिर में मारे। जग्गू के बच्चे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चल घर में तुझे बताती हूँ चल के। चलो रे बाकी के पक्षियों, यहाँ कोई तमाशा लगा है, तुम लोग भी अपने अपने घरों को जाओ। इधर रात हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। माँ, ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। अपनी अपनी रजाई पहन के सोए रहो अपने नरम नरम बिस्तरों में और गरम गरम बिस्तरों में, और साथ में चाय पकौड़ों का मज़ा ही अलग है। हाँ बेटा, तभी तो हम लोग अपना सुंदरवन जंगल छोड़ के पहाड़ों में रहने आ जाते हैं सर्दियों में। सर्दियों का मज़ा अलग ही होता है। सुबह हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों के आगे इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, इस मौसम में यहाँ भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है, हम सबको इकट्ठे ही भोजन की खोज करनी होगी। मुझे सबसे ज्यादा बोर और बुरा काम यही भोजन की खोज करना ही लगता है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें वक्त ना गंवाते हुए जाके भोजन की खोज करनी चाहिए। अरे अरे मीनो, ये तो तैयार हो गए तुझे ले जाने को। ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई बहाना करती हूँ। अरे अरे मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, कब से मेरे पैरों में दर्द है। ये तो एक बहाना है मीनो मौसी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मेरा बर्फ में खेलने का बहुत दिल कर रहा है। अरे गोरी की बच्ची, एक लगाऊंगी तेरे मुंह वाले। दर्द है तो कह रही हूँ, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। नहीं नहीं मीनो मौसी, तुम तो बुरा ही मान गई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तुम फिक्र ना करो, आराम करो, हम सब मिलकर तुम्हारा भोजन भी लेके आएंगे। बस फिर मीनो मौसी को छोड़ के सभी पक्षी वहाँ से भोजन की खोज को उड़ जाते हैं। अरे अरे मजे आए, मैं तो कूदूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी। इधर पक्षियों को उड़ते उड़ते काफी देर हो गई होती है। वो आगे जाके एक बड़े पेड़ को देखते हैं और बड़े पेड़ को देखते ही वो आराम करने के लिए उस पेड़ पे बैठ जाते हैं। ओफो, थक गई मैं तो। इतनी देर उड़ने के बाद भी हमें भोजन नहीं मिला, मुझे लगता है हमें लौटना चाहिए। लेकिन अगर घर लौट गए तो खाएंगे क्या? अभी तो हमें कोई किस्म का अनाज मिला ही नहीं। गौरी ठीक कहती है दोस्तों, शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी। हाँ चलो, अब हम सब घर को चलते हैं। फिर वो सारे पक्षी उड़ के वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, यहाँ तो अनाज मिलता ही नहीं, मैं तो कहती हूँ हमें वापस सुंदरवन जंगल ही लौट जाना चाहिए। क्यों ना हम थोड़ा दूर जाके खोज करके देखें, यहाँ करीब में कुछ नहीं मिलता तो क्या पता दूर से कुछ मिल जाए। मीनो मौसी की बात बिल्कुल ठीक है, चलो दोस्तों अब कुछ दूर जाके देखते हैं।
फिर वो सभी पक्षी फिर से वहाँ से उड़ते हैं। इस बार वो बहुत दूर जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से काफी आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके भी उन्हें कहीं से अनाज नहीं मिलता। आखिरकार थक हार के वो फिर से एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। लगता है हमारे नसीब में यहाँ का अनाज है ही नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं। इतनी देर में कालू की नजर दूर एक घर पे पड़ती है जहाँ पे आग जल रही होती है। अरे दोस्तों वो देखो, वहाँ कुछ है, वहाँ कोई घर है, चलो हम उधर चलते हैं। समय ना गंवाते हुए वो सभी दोस्त वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर सा इग्लू का घर होता है और उसके बाहर एक बूढ़ी माँ जी बैठी होती है। वो सभी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस समय यहाँ क्या करने आए हो? कोई समस्या है? फिर कालू और गौरी बूढ़ी माँ जी को सारी बात बताते हैं। अच्छा, मैं समझ गई। तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? आओ अंदर आ जाओ तुम सब। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। अरे वाह 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 माँ जी, ये तो बहुत बड़ा घर है। क्या इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ऊपर वाले ने किसी तरह की कमी तो नहीं दी, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा पूरे का पूरा परिवार एक बाढ़ में बह गया था। ओहो माँ जी, बहुत दुख हुआ, हमें बहुत दुख हुआ आपकी ये कहानी सुन के। बस बेटा, क्या किया जा सकता है। चलो मेरी छोड़ो, तुम सब ऐसा करो, दूसरे कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, खाना खाने के बाद आज यहीं सो जाओ। रात भी बहुत हो गई है। तुम लोग कल अपने घर को चले जाना। ये लो, गरम गरम खाना खा लो। तुम लोग ऐसा करो, खाना खा के यहीं सो जाओ। सभी पक्षी खाना खा के सो चुके होते हैं, लेकिन मिठू तोते को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मिठू तोता दूसरे कमरे में जाके देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। हा 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 हा, अब ये लोग मेरे बंदी बन के रहेंगे। मैं इनको अपनी तलिस्माती पिंजरे में बंद कर दूंगा। हो और फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हो। वो बूढ़ी चिड़िया नहीं बल्कि एक विशाल जिन होता है। मिठू तोता फौरन ही जाता है और अपने साथियों को जगाता है। बस फिर देर ना करते हुए सारे पक्षी वहां से तेजी से उड़ जाते हैं, और वो तो इतना तेज उड़ते हैं कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और दौड़े दौड़े अपने घरों को लौट आते हैं। इस तरह उनकी जान बचती है।